चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अब्सॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोर ऑर्बिट ए नॉट विल बी। और आपको यहाँ पे एससी की वैल्यू दी हुई है 12500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, जो आपको यूज करना है। और आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जितने फॉर्मूला जो आपको चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं पूरा का पूरा इधर रिवाइज कर देता हूँ पहले। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप ऐसे ही एक माइंड मैप बनाओगे, जहाँ पे सारे फॉर्मूलाज आप रिकलेक्ट करोगे अपने दिमाग में और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे कि देखिए, आप पहला फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए यहाँ पे वो है रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर एन इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ पे आर एन क्या है? रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट। आर नॉट क्या है? एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एन इज द बोर ऑर्बिट। अब यदि फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात करोगे तो एन की वैल्यू 1 होगी। सेकंड बोर ऑर्बिट की बात करोगे एन की वैल्यू 2 होगी, एंड सो फोर्थ। यहाँ पे जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। आपको पता है ये जो बोर्स मॉडल होता है वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए वैलिड होता है। यदि हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1 होगी, He प्लस के लिए लगाएंगे तो जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, Li2 प्लस के लिए लगाएंगे जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो फोर्थ। वैसे ही आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है En इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे ई नॉट एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड ऑब्वियसली आपका एटॉमिक नंबर हो गया। एन इज द बोर ऑर्बिट नंबर। आपको जो एनर्जी वैल्यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, उसकी वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा आपको? लेट्स सी, आपको n इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। यहाँ पे 1 डाल दो। इसकी वैल्यू तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो पहले के लिए एनर्जी कितना आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर। जब आप यहाँ n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर। वैसे ही यदि n इक्वल 3 डालोगे तो ये वैल्यू, जब यहाँ 3 डालने पे 9 हो जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करोगे आपके पास हो जाएगा -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर। वैसे करके आप n इक्वल टू 4 डालने पे 16 से डिवाइड हो जाएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। 5 में डालोगे यहाँ पे 25 हो जाएगा, 13.6 को 25 से डिवाइड करोगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। n इक्वल 6 के लिए ये 36 हो जाएगा एन स्क्वायर, तो ये 36 डिवाइड करिए, ऐसे जाता है। और ऑब्वियसली इन्फिनिटी डालने पे ये 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो एनर्जी की वैल्यूज बढ़ रही है और एनर्जी इन्फिनिटी जाने पे 0 हो रहा है। और जो एनर्जी गैप हो रहा है वो जैसे जैसे बढ़ाओगे दो सेल्स कॉन्जुगेटिव सेल्स के बीच में घटते जाता है गैप। ना आपको यदि वेवलेंथ दिया हो तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला E इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। एस सी एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। चाहो तो इसको आर्मस्ट्रॉन में भी आप ले सकते हो, बाय एडिंग 1 मोर जीरो है तो ये वैल्यू विल बी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। एक रेडबर को हम लोग RSC बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे RSC का, जो कि एनर्जी के बराबर रहेगा, उसकी वैल्यू होगी ml2t-2। अभी थी आपको ये सारे फॉर्मूलाज तुरंत से दिमाग में रिकलेक्ट हो जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, सो n इक्वल टू 1 की बात हो रही है, इज एक्साइटेड मीन्स वो द इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द हायर एनर्जी लेवल है बाय ऑब्जर्विंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोर ऑर्बिट। सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 980 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट कितना एनर्जी होगा। उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है एस सी की वैल्यू 12500 यूज करना है, वो यूज कर लेंगे हम लोग। तो देखेंगे हम लोग को सॉल्व करने पे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका वैल्यू, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, ये है -13.6, और n इक्वल टू 4 में ये -8.5। इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप, आपके पास वैल्यू आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 12.75। इट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा? 4 में। n इक्वल टू 4 में आपका बोर ऑर्बिट क्या हो जाएगा? आपके पास फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? आर नॉट फर्स्ट बोर, यहाँ पे ए नॉट लिखा हो तो हमने ए नॉट यूज किया इंटू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू यहाँ का डाल दोगे आप 4, तो 16 टाइम्स ऑफ ए नॉट, और आपका आंसर आपका सी आ जाएगा इस तरह से इस क्वेश्चन का। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है? इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम m cell to L cell, the wavelength of emitted radiation is lambda. If the electron jumps from n cell to L cell, the wavelength of the emitted electron radiation will be। तो आपका ऐसा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो फिर से यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वो कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यदि n1 से n2 एक्साइट होता है
तो फिर डी एक्साइट भी होगा, तो डी एक्साइट होगा तो क्या होगा, इट विल इमिट वेवलेंथ लैम्डा, बिकॉज एनर्जी इमिट होगा, उस एनर्जी करस्पॉन्डिंग आपका वेवलेंथ होगा। उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, 1/λ होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। n2 हमेशा बड़ा होता है n1 से, और ये तो हमें पता है के एल एम, के के लिए n की वैल्यू 1 होगी, l के लिए वैल्यू 2 होगी, m के लिए वैल्यू 3 होगी और n के लिए वैल्यू 4 होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉन पहले m से l में जंप करता है, तो n=3 से n=2 में जंप हो रहा है, फिर क्या होता है वो n से एक और आपको दिया हुआ है ट्रांजिशन, वहाँ पे क्या है वो n से l में जंप कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में पहले वाले में लैम्डा दिया हुआ है, इसमें बता रहा है कितना वेवलेंथ इमिट होगा, तो हम इस फॉर्मूला को दो बार लगाएंगे, एक बार इस ट्रांजिशन के लिए और एक बार इस ट्रांजिशन के लिए। इसके लिए लगाएंगे यहाँ पे n1 2 डालेंगे, n2 को 3 डालेंगे, इसमें n1 को 2 डालेंगे और n2 को 4 डालेंगे, तो ऐसे दो इक्वेशन बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने आप ये ऊपर आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वी विल गेट लैम्डा प्राइम बाय लैम्डा, दैट वी विल सॉल्व, वी विल गेट 20/27. If we cross multiply here, we will get lambda prime equals to what? 20/27 lambda. That is option number D. Now we'll solve question number 3. The question here is, taking the wavelength of the first Balmer line of hydrogen atom spectrum, that is n=3 to 2, as 660 nanometer. The second Balmer line, that is n=4 to 2, will be what? Or you are given with the 4 options. तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको याद, आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो जो डिफरेंट लाइंस होते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, यदि सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस यदि n=1 में जंप करेंगे, मान लो 2 से 1 जंप किया, 3 से 1 जंप किया, 4 से 1 जंप किया, ऐसे जंप किया, ये सारे से आपको जो वेवलेंथ मिलेगा, वो उस वेवलेंथ को एक सीरीज, उस वेवलेंथ से आपको एक सीरीज मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। ये सारे लाइन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में फॉल करते हैं। वैसे ही बाल्मर सीरीज में यदि सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स n=2 में जंप करेंगे, तो सारे लाइंस हमें किसमें मिलते हैं, विजिबल रीजन में, और इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। वैसे यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स n=3 में जंप करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पास्चन सीरीज। वैसे ही हमारा n=4 में जंप करेगा तो ब्रैकेट और एक पी फंड होता है n=5 के लिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बाल्मर सीरीज पे बेस दिया हुआ है। तो व्हाट इज गिवन टू इन द क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन मीन्स व्हाट, 3 to 2, this line you call as first line, and then 4 to 2 you will call second line, that is anyhow given in the question। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए एक एक बार ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये हम जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी स्टेट के बीच ट्रांजिशन करता है तो लैम्डा इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे जेड की वैल्यू हम लोग ने 1 रखी है, तो ऐसे क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हम 2 और 2 to 3 हमने ये फॉर्मूला लगाया। उसके लिए वेवलेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास क्या, 660 नैनोमीटर, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। वैसे ही सेकंड के लिए हमने लगाया। अब ये 1 और 2 फिर से वही करेंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, दिस विल गो इन द न्यूमरेटर एंड हेंस व्हेन यू सॉल्व विल गेट द आंसर एज व्हाट, 448.9 नैनोमीटर, which will match with option number C. Okay, so let's solve the fourth question. The question here is, a helium plus ion in the first excited state, full stop, its ionization energy is। तो यहाँ पे आपको हीलियम प्लस की बात कर रहा है, तो मैंने आपको जस्ट बताया, यहाँ पे आप यहाँ z को किससे रिप्लेस कर दोगे, यू विल रिप्लेस z with what, 2। so first excited state means what, n=2। so in this case if you multiply this with 4, the value will come out to what, the value will come out to -13.6 electron volt। now they have asked you here ionization energy, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ionization एनर्जी, इसका मतलब होता है यहाँ पे कितना एनर्जी आप बाहर से सप्लाई करोगे ताकि एनर्जी, टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, तभी तो वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो यदि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है, तो आपको इतना ही प्लस में ऐड करना पड़ेगा, ये और ये मिलके जीरो हो जाएगा। सो हाउ मच यू हैव टू ऐड हियर, यू हैव टू ऐड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ऑर्डर टू आयनाइज दिस पर्टिकुलर आयन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए लिथियम 2+ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, व्हेन द आयन गेट्स डी एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट इन ऑल पॉसिबल वेज, a total of 6 spectral lines are observed, what is the value of lambda। आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए वो ये याद होना चाहिए, जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल n2 से n1 में ट्रांजिशन करता है, तो जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होंगे उसकी वैल्यू होती है n2 - n1 + 1 × n2 - n1/2। इसका स्पेशल केस,
यदि कोई n से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है तो आप n2 को n सेट कर दोगे यहाँ पे और n1 को 1 सेट कर दोगे, तो ये फॉर्मूला अपने आप ही n इंटू n माइनस 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि electron in the first Bohr orbit means what? n1 is 1 is excited to a level, so n2 is not given to, so n2 we can take as what? N. But it's given that when it comes back total 6 expected lines are emitted, means what? ये जो number है वो आपको 6 दिया हुआ, तो we can find out into what is the value of n, what is the value of that excited state. So when we solve this we get 12 है, 12 we can add 4 into 3, so we equate left hand side and right hand side, we find that n value will be 4, आपको n की वैल्यू 4 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या? Li प्लस की बात कर रहे हैं, पहले z की वैल्यू को 3 से रिप्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, n = 1 से n = 4 में ट्रांजिशन कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कितना एनर्जी लॉस, यहाँ पे क्या वेवलेंथ यहाँ पे इमिट होगा। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, पहले एनर्जी निकाल लेंगे और एनर्जी के बाद उसको करस्पॉन्डिंग SC/λ से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैसे निकलेगा, यहाँ पे z की वैल्यू 3 डालने पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इसका डिफरेंस, ये ज़्यादा होता है ये कम होता है, दिस माइनस दिस विल डू, विल गेट दिस, राइट। नाउ SC/λ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, SC डिवाइड बाय दिस, SC की वैल्यू पता है हमें 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है, आप डिवाइड करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.08 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, an excited helium ion emits 2 photons in succession with wavelengths 108.5 nanometer and 30.4 nanometer in making a transition to the ground state. The quantum number n corresponding to initial excited state is what? This is the question. So question में क्या बोल रहा है, कोई एक n में एक He+ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है और वहां से वो 2 फोटोन्स एमिट करके वो n = 1 में ट्रांजिशन करता है। दोनों फोटोन्स की वैल्यू दी हुई है, टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, E1 + E2 करके, और हमें पता है यदि वेवलेंथ दिया हो तो एनर्जी SC/λ से निकलता है। इन दोनों एनर्जी को निकाल के हम लोग ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद ये कुछ 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। अब He+ के लिए यदि मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम लिखूंगा यहाँ पे, तो आई कैन सी दैट n = 5, energy is -2.16 electron volt, n = 1, -54.4. If I take the difference of these two, then it will match with 52 electron volt. Means what? ये n = 1 से कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, n = 5. They have asked you what is the value of the excited state here, right? N value in the excited state. So n = 5 will be the answer for the question. So we'll take option number C. Now let's see the next question. The question here is, consider an electron in a hydrogen atom revolving in its second excited state. Means what? N = 3, right? Because first excited state is n = 2, ground state is n = 1, first excited state is n = 2, and second excited state is n = 3. In the question they have given that the electron is revolving in the second excited state. Means what? N = 3. So they have asked you the de Broglie's wavelength of this electron. Now before we solve this question, we should always know the relationship between de Broglie's wavelength and Bohr's model. If we consider electron to be a wave, so they will form standing waves. Now a sustained standing wave pattern can be formed only when the circumference will be equal to what? N lambda. So circumference of nth Bohr orbit should be equal to what? N lambda. So lambda will come out to be 2 pi r upon n. Now what is the formula for r? R is always for hydrogen 0.53 Armstrong into n square. So this will be give a constant from it. So we will get the formula of lambda as what? 3.25 into n Armstrong. So in this question, for the given question n is 3, so we'll multiply 3.25 with 3. The answer will come out to be 9.75 Armstrong, which matches with option number B. Let's see the next question. The question here is, a particle of mass m moves in a circular orbit in a centripetal in a central potential field UR equals to half times of kr square. If Bohr's quantization conditions are applied, radii of possible orbits and energy level vary with quantum number. So you are given some options. Now how to solve such questions here? It's already given that it's a potential field. So we can calculate the force using this formula, F equals to what? Minus of du by dr. Because for any central field, it is always conservative in nature, and we can calculate using this formula. So we differentiate this function, r square derivative 2r, so we'll get only kr. This is the force. Now,
For circular motion of electron in the nth Bohr orbit, we always write force equals to what? mv square by, this is your centripetal this is your dynamics of circular motion. And from Bohr's model, we know that in any Bohr orbit, angular momentum, that is mvr, will be equals to n into h by 2 pi. So now we have to solve these two equations to get the value of v and r. By the way, they have asked to find out the value of r. So we'll eliminate v from these two equations. We'll find the value of v from here, and we'll substitute this value back here. So when we solve this, we find that we get r to the power 4 proportional to n square. We take the fourth root this side, so we'll get r equals to r proportional to what? Root of n. Now what is kinetic energy? Kinetic energy is given as half mv square. So we can take the value of mv square from it, that is kr square. So we'll get kinetic energy of half k square. Potential energy is already given as what? Half k square. So total energy will be kinetic energy plus potential, and that will come out to be kr square. So energy is proportional to r square. R square means what? It will be proportional to n. Therefore, it matches with option number A. Okay, so let's see the next question. The question here is, the electron in a hydrogen atom jumps from this third excited state to the second excited state and subsequently to the first excited state. The ratio of the respective wavelengths lambda 1 by lambda 2 of the photons emitted in the process. So we can see what is given here. Third excited state means what? N equals to 4 to second means what? N equals 3. Then again second excited state to first excited state, that is N equals 2. So for this we'll apply this formula using this n as n1, this as n2. Again for this we'll apply the formula using this as n1, this as n2, and then we'll take the ratio of these two, 2 by 1. When you do 2 by 1, this is what they have asked you, we'll get the answer as 20 by 7. That matches with option number